Assalamualaikum. So I am a student of Medical College 2019 ETA qualifier, and I will be discussing how to study biology effectively. इसको हम point to point देखेंगे. So yeah, starting from point number 1, प्लीज़ स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स. जो आप लोगों की KPK की टेक्स्ट बुक्स हैं, सिर्फ आप लोग उसी से जो है बस चिपक जाएं, ठीक है. इसके अलावा यू डोंट नीड टू गो फॉर नेशनल बुक फाउंडेशन, यू डोंट नीड टू गो फॉर पंजाब टेक्स्ट बुक्स. ईटा में 99.5% जो क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम द KPK टेक्स्ट बुक. अगर 0.5% अगर आउट ऑफ द बुक आ जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू कंसर्न अबाउट दिस. आपके पास इतनी नॉलेज होती है कि आप उसको कर लेते हो. सो उस 0.5% के लिए आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है. आप फोकस रखें उस 99.5% पर जो आना है KPK की टेक्स्ट बुक से. अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हमने पढ़ना कैसे है, राइट. सो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की बुक्स हैं. तो आपने FSC में ऑब्वियसली आप सब ने जो है ना बुक्स को पढ़ा हुआ है, और आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा हुआ है कि MCQs के हवाले से आप लोगों ने नहीं पढ़ा. आप लोगों ने उसको जो प्रिपेयर किया वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए मेनली किया है. तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ भी की है कि ओके आई कैन लीव दिस टॉपिक. अगर ये इन केस लॉन्ग में आया भी, सो आई हैव अ चॉइस. में तीन के बजाय 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, सो आई विल लीव इट एज अ चॉइस. इसी तरह शॉर्ट में भी आपके पास चॉइसेस होती हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू अटेम्प्ट 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन. तो आपके पास चॉइस होती है कि यू कैन लीव एनी टॉपिक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, या आपको समझ नहीं आ रही या वट एवर. इसी तरह आप लोगों ने FSC में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो छोड़े होते हैं. तो आप लोगों ने जो ईटा के लिए है, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, बिकॉज ईटा में यू डोंट हैव एनी चॉइस. यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक. एवरी लाइन इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट. आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल एनिमेलिया है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्लांटी, ठीक है, या जो इन्वायरमेंट का चैप्टर है इट इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. नो, every chapter is important, and I repeat, every line is important. अब हमने इसको पढ़ना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल के डिले का एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि डिले है या नहीं, सो यू गाइज विल हैव मोर टाइम फॉर स्टडिंग इट. तो अगर इन केस डिले कंफर्म हो जाते हैं, सो आप लोगों को 1 मंथ तकरीबन एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है. सो यू विल हैव 30, और ये आपके पास 15 डेज़ हो गए, तो ऑलमोस्ट आपके पास 45 डेज़ हो जाएंगे. इन 45 डेज़ में ट्रस्ट मी, अगर आप लोग बायोलॉजी पे इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप लगा लें, ठीक है, यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80. और यही 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, राइट. सो अगर आप बायोलॉजी में गलती कर जाते हो कि आप 80 में से 70-60 ले रहे हो, सो आई एम सॉरी टू से आपके 10-20 मार्क्स जो है यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं. और मेरिट जो है वी नो के हर साल जो है मेरिट राइज करता जाता है. सो यू हैव टू टारगेट द मैक्सिमम रादर देन थिंकिंग ओके इफ़ आई एम स्कोरिंग 140 और 150 आई कैन ईजली गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज. नो, इवन अगर इस साल अगर हम देखें तो FSC स्कोर्स जो है वो काफ़ी लोगों के जो है ज़्यादा आए हैं. तो जिनके 900s में हैं, सो उनको जो है काफ़ी स्ट्रगल करनी होगी. सो आप लोगों ने अपने इन एरियाज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेना है जो बुक लाइंस होती हैं, ठीक है. सो बायोलॉजी वी नो कि कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं होते. यू डोंट हैव टू थिंक ऑन एनी MCQ. आपको अगर बुक लाइंस पक्की वाली आती हैं तो आप वो MCQ कर सकते हैं. इवन इफ़ यू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, सो मोस्टली MCQs आर बुक लाइंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क, ठीक है. ओके, नाउ हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. नंबर 1 जो है आप लोगों ने पहले जो है दोनों बुक्स से गो थ्रू करना है, ठीक है. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी हो गई, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी हो गई. अब हर चैप्टर को पढ़ने का जो है अपना एक तरीका है. फॉर एग्जांपल आप किंगडम्स पढ़ रहे हो, तो किंगडम्स में आपको पता है मोस्टली चीज़ें क्रैमिंग वाली है. आपको एग्जांपल्स याद करनी है, आपको फाइलम के फीचर्स याद करने हैं, आपको डायग्राम्स देखनी है, आपको लेबलिंग देखनी है. तो ये वाली चीज़ें, आपको साइंटिफिक नेम्स याद करना है, उसके लिए आपको जो है मतलब उसको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा. सो ये क्रैमिंग की चीज़ें हैं. अगर हम इन चैप्टर्स को देखें जो जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस वगैरह की हैं, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये समझने वाले चैप्टर्स हैं. तो इसमें ना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा. उन चैप्टर्स को आपने पहले समझना है, ठीक है. तो उन चैप्टर्स को आपने समझना है,
पहले समझ के रीड करना है। उसके बाद जब सेकंड गो में आप रीड करेंगे तो आपने ऐसे रीड करना है जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, राइट। और थर्ड गो में जो है आपने रीड करना है कि ये वाली बुक लाइन है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, तो हर लाइन को आपने बहुत केयरफुली जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा आपने रीड कर लिया, ठीक है, आपने ऐसे रीड कर लिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को रीड कर। उसके बाद जब आप सेकेंड गो में बायोलॉजी को रीड करेंगे तो आपने ऐसे उसको पढ़ना है, लाइक आपने उसको एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ सेकेंड गो में, तो मैं ये सोच के पढ़ूँगी कि ये जो लाइन है इसको एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ सकता है, या ये वाला जो टॉपिक है ये ईटा में आ सकता है और इस हिसाब से आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर नंबर 1 है और अगर मैं उस टेबल की बात करूँ जो टेबल है हमारे पास डाइस का, तो डाइस के टेबल में जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जो फंजाई स्पोर्स हैं उसके लिए कौन सा डाई यूज़ होता है। आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर, मेरे पास बुक्स भी नहीं है। तो फंगस स्पोर्स के लिए कौन सा डाई यूज़ होता है, तो वो फंगस स्पोर्स की जगह जो एग्जामिनर है वो किसी फंजाई का नाम आपको दे सकते हैं, ठीक है, कि फ़लाना फंजाई है उसके लिए ये वाला डाई यूज़ होता है, या ये कह सकता है कि ये वाला डाई है तो किसके लिए यूज़ होता है, और डिफरेंट एक फंजाई का नाम दे देगा, बाकी आपको प्रोटिस्टा के नाम दे देगा या बैक्टीरिया के नाम देगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उस वक्त क्लिक कर देना है अपने माइंड में कि ओके ये टेबल में से आया है, टेबल में लिखा हुआ था फंगल स्पोर्स, तो इसका मतलब कि ऑप्शन में जो गिवन फंजाई है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आपने हर चैप्टर को सेकेंड गो में इस तरह पढ़ना है जैसे आप एग्जामिनर हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं ईटा बनाता या बनाती तो मैं इस किस्म के क्वेश्चंस दे सकती थी, ठीक है। तो बायोलॉजी इवन जब आपके इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप जो है हर जगह बायोलॉजी से डील करोगे, वेदर इट्स बायोकेम, फिजियोलॉजी और एनाटमी व्हाटएवर, ठीक है। तो मोस्टली चीज़ें जो है क्रैमिंग की होती हैं, फैक्ट बेस होती हैं, समझने की चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। तो फिर आपने हर चीज़ को इस तरह पढ़ना होता है कि जैसे पहले आप खुद समझ रहे हो एंड सेकेंड गो में आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे आप एग्जामिनर हो और आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। थर्ड जो आप लोगों ने करना है कि रीडिंग करते हुए एक तो आपने ये सोच लेना है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपने सोचना है MCQs, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, राइट, आपने अब सोचना है कि इसमें से क्या क्या MCQ बन सकते हैं, तो वो आप जैसे साथ साथ सोचते जाते हो आपके जहन में वो चीज़ रहती है। बिकॉज़ अगर मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ, अच्छे से पढ़ लूँ, ठीक है, लेकिन मैं बीच में ये ना सोचूं कि इसका आंसर क्या होगा और अगर इसमें से MCQ आ गया तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं है तो हाउ वेल यू हैव रेड द चैप्टर्स, आपको जो है ईटा में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। उसके अलावा आता है नेमोनिक्स पे। कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, वो अपने लिए नेमोनिक्स बनाते हैं। सो यार नेमोनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश करें अपनी नेमोनिक्स आप लोग खुद बनाएं। बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब इंटरनेट से नेमोनिक्स देखती थी या जब फेसबुक ईटा ग्रुप्स वगैरह से, वो मेरे जहन में नहीं रहती थी, लेकिन जब मैं अपने लिए ख़ुद नेमोनिक्स बनाती थी तो मैं काफ़ी फ़नी नेमोनिक्स बनाती थी, या ऐसे नेमोनिक्स जिसको पढ़ते हुए एकदम मेरे माइंड में क्लिक हो जाता था कि ओके ये चीज़ ऐसी है। सो दिस थिंग हेल्प मी अलॉट इन मेमोराइजिंग द क्रैमिंग स्टफ़। तो आप लोग भी कोशिश करें नेमोनिक्स अपने लिए ख़ुद बनाएं और कोशिश करें कि नेमोनिक्स आपके फ़नी टाइप के हो, ठीक है। वैसे ये वाली बात है कि आप लोग जब आगे मेडिकल कॉलेजेस में भी जाएंगे तो जितने फ़नी और इनअप्रोप्रिएट नेमोनिक्स आप लोगों के होंगे वो चीज़ आपके जहन में उतनी देर तक रहती है, ठीक है, और जितना डिसेंट नेमोनिक होगा वो आपको उतनी जल्दी भूल जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी मैटर करती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को रिटेन कैसे करना है, ठीक है। देखें, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब आप लोगों ने जो है ना निकालना है रजिस्टर, एंड वट एवर यू हैव रेड राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन ज़ुबानी, बुक से नहीं, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई भी चैप्टर पढ़ा, चाहे वो जेनेटिक का हो, इनहेरिटेंस का, वो किंगडम्स हों या इन्वायरमेंट के चैप्टर हों, कोई भी चैप्टर है, ठीक है, आप लोगों ने निकालना है रजिस्टर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एनिमेलिया पढ़ा है तो सब फाइलम्स के नाम लिखें, उनके एग्जाम्पल जितनी भी आपको उस वक्त याद आ रही हो वो लिखें, उनके फीचर्स लिखें और वन बाय वन जो है उन चीज़ों को आपने लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह यह होगा कि आप जो है अपनी मेमोराइजिंग पावर को चेक कर सकते हैं कि आपके जहन में वो चीज़ें कितना रिटेन रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग ये करें कि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं और बुक से देख के बना रहे हैं, सो आई एम सॉरी टू से डेट somehow not gonna help you, तो वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं जो आप लोग ज़ुबानी लिखते हैं। एक और बात जो डिस्कस करनी थी कि बायोलॉजी के लिए बहुत से लोग जो है ना नोट्स जो है यूज़ करते हैं या शॉर्ट बुक्स यूज़ करते हैं। जिस तरह आजकल जो बुक आ रही हैं BOM की, ठीक है, उसमें सारे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। नो डाउट दीज आर हेल्पफुल, या आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब आपका फोकस मेन जो है वो बुक पे हो, आपका 100% फोकस बुक्स पे होना चाहिए। जब भी आप वो चैप्टर पढ़ें पहले आप लोगों ने बुक से रीड आउट देना है, ठीक है। उसके बाद बेशक जो आपकी शॉर्ट नोट्स हैं या जो शॉर्ट बुक्स हैं फिर उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है। बिकॉज जो शॉर्ट बुक्स होती हैं उनमें सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं, उन्होंने जस्ट इनलिस्ट किए होते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो एग्जाम्पल्स वगैरह होती हैं। लेकिन ईटा जो है, ईटा शॉर्ट बुक्स को देख के जो है वो क्या कहते हैं, एग्जामिनर ने MCQs नहीं बनाने, उन्होंने जाहिर सी बात है बुक से देख के बनाने हैं। सो या बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन फोकस है वो आपका टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए। ये बाबा मैं रिपीट कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डायग्राम्स और टेबल्स में। तो यार डायग्राम्स और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ डायग्राम में मौजूद होती है, टेबल में मौजूद होती है, बल्कि लेकिन टेक्स्ट में मौजूद नहीं होती। तो एग्जामिनर का जो फेवरेट एरिया होता है वो वाला एरिया होता है, ठीक है। वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। सो आप लोगों ने कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल, कोई भी फिगर जो है उसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बायो को जो है जब स्टार्ट में आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों ने सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। चैप्टर्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है एंड यू हैव टू गो ऑन इन द सीक्वेंस रादर देन randomly choosing the chapters and studying, because the chapters are almost interrelated. For example, you don't know you don't have read the chapter variety of life, you won't be able to study the kingdoms. You don't have studied the genetics, so you won't be able to understand inheritance and evolution. So first it's very important कि आप लोग यहाँ सीक्वेंस में जाएं। बल्कि आई वुड सजेस्ट के 5 to 6 गो जो आपकी रीडिंग की है आप लोग सीक्वेंस में जाएं। उसके बाद बेशक आप लोग रैंडमली चैप्टर चूज़ करें। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन चैप्टर्स पे फिर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है कि आपसे मेमोराइज नहीं हो रहे या आप उस चैप्टर में काफ़ी वीक हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर पे फिर अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। एक और चीज़ के MCQs के हवाले से मैं बात कर लूँ कि MCQs प्रैक्टिस, वेल पर्सनली मैंने बायोलॉजी के लिए इतने MCQs कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। जिसमें पास पेपर से गो थ्रू हुई थी कि किस किस्म के MCQs आते हैं। सो आई केम टू नो डैट मोस्टली MCQs आर सरफेस लाइंस, ठीक है। 2019 ईटा भी आप लोगों को पता है, इट वाज क्वाइट ईजी, दैट्स व्हाई द मेरिट वाज क्वाइट हाई। तो अगर आप 2019 का ईटा देखें सो द बायोलॉजी MCQs वर 100% बुक लाइंस, ठीक है। कोई ऐसा MCQ नहीं होगा जो आप कहेंगे कि ये बुक में मौजूद नहीं है। 2020 जो ईटा है वो भी जो ईटा पेपर स्ट्रक्चर है या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो आलमोस्ट 2019 जैसा ही होगा। और चांसेस यही है कि जो 2019 का जितना डिफ़िकल्टी लेवल दैट वाज ओनली 10% आई गेस, तो 2020 का ईटा भी ऐसा ही होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन रिमेंबर मेरिट बहुत ऊंचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ने इस खुशफहमी में नहीं रहना कि काफ़ी इजी आएगा, सो आई हैव टू चिल एंड रिलैक्स एंड आई एम ओके विद द पेस आई एम गोइंग ऑन। नो, you have to increase your pace, you have to put more efforts, that's how you can score high in ETA, right? और
उसके अलावा जो एक और चीज़ है, हाँ, MCQs प्रैक्टिस आई वाज डिस्कसिंग। तो आप लोगों ने करना है कि बेशक आप लोग एक MCQ बुक ख़रीद लें जो भी आपको अच्छी लगती है, किसी भी लोकल एकेडमी की बुक हो या वटेवर, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगती है। लेकिन कीप इन माइंड कि वो जो बुक है वो आपके KPK टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो, ठीक है। ये ना हो कि उसके MCQs कहीं और ऊपर नीचे से पूछे जा रहे हो, नो। तो आप लोग बेशक ख़रीद लें, प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर ख़रीद लें तो सिर्फ एक ही बुक ख़रीदिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है MCQs पे, बिकॉज़ ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर के जो है आपके पास 100 MCQs हैं, ठीक है। 100 MCQs पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 60 मिनट्स विच इज़ 1 आवर। तो बजाय इसके कि आप अपने 60 मिनट्स उन MCQs पे इन्वेस्ट करें, आप लोग उसी चैप्टर को उस 60 मिनट्स में 2-3 बार पढ़ें खुद, ठीक है। मतलब आप वो MCQ सॉल्विंग का टाइम सेव करें और उस टाइम में जो है आप लोग उसी चैप्टर को 2 बार एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि वो चैप्टर आपके दिमाग में ज़्यादा पक्का बैठेगा। लेकिन ये वाली बात है कि आप लोगों ने किस तरह चैप्टर पढ़ना है, किस तरह उसको एनालाइज करना है, किस किस्म के उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि MCQs प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, ज़रूर करें, लेकिन स्टिक टू ओनली वन बुक। बस एक बुक आपकी प्रैक्टिस हो गई, मोर देन इनफ। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सॉल्विंग MCQs। इसके अलावा जो है मतलब 80 MCQs बायो के हो गए। एंड लेट्स सपोज अगर आप लोग इसमें 75 प्लस ले जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी बड़ा मार्जिन होगा एंडिंग अप इन टॉप 800। अगर आपका फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बेस्ट हो गया तो आप टॉप 200 में भी आ सकते हैं। और टॉप 200 वाला डेफिनेटली जो है दैट पर्सन इज़ चोज़न फॉर KMC। फिर आपकी मर्ज़ी होती है आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने अपने FSC स्कोर को लाजमी देखने हैं। अगर आपका 900 प्लस स्कोर है, 900 और 950 के दरमियान है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत एफ़र्ट पुट करनी है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, लिटरली फुल मार्क्स आ सकते हैं। सो ये 100 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह जिसके 950 प्लस और 1000 के दरमियान मार्क्स हैं, आप लोगों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है क्योंकि मेरिट फ्लक्चुएशन का किसी को आइडिया नहीं होता। लेकिन जिसके 1000 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोगों को ज़्यादा खुश फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऐसा होता है कि जिनके 1000 प्लस मार्क्स होते हैं वो अक्सर जो हैं दे एंड अप स्कोरिंग ओनली 120, 130, 140, ठीक है। उनका एडमिशन अगर 140, 150 वाला जो लास्ट ईयर था वो अब BDS कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है कि आप लोगों ने इन बातों को काफ़ी ध्यान में रखना है। सो जो चीज़ मैंने अप्लाई की थी वो ये कि फॉरगेट अबाउट योर FSC स्कोर्स कम्प्लीटली, चाहे 1000 प्लस है, 900 प्लस है, 800 प्लस है, वट एवर। फॉरगेट अबाउट योर FSC स्कोर, ओनली टारगेट द ईटा मार्क्स के आप लोगों ने 175 या 180 प्लस तो लाजमी जाने, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आप लोग MCQs के हवाले से कैसा पढ़ते हैं, आप ख़ुद को कैसे एनालाइज करते हैं। आपको आपके वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आप इंटेलिजेंट ज़्यादा है या हार्ड वर्किंग ज़्यादा है। बिकॉज जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ़ौरन से चीज़ जो है रिटेन हो जाती है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको बार बार वो चीज़ पढ़नी पड़ती है, फिर जाके उनको वो चीज़ जो है वो याद होती है। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें। और दूसरा ये कि इन केस अगर डिले फाइनलाइज हो जाता है, अगर नहीं भी होता व्हाटसोएवर, यू स्टिल हैव टू गो ऑन विद द पेस यू आर गोइंग ऑन। एंड कोशिश करें कि अपनी पेस आप लोग इंक्रीज़ करें। बायोलॉजी के आप लोग 5 to 6 चैप्टर्स डेली पढ़ें। और ये जो KPK की टेक्स्ट बुक्स हैं बायो की, आपको जो हैं मतलब आपने इनको डाइजेस्ट कर लेना, बिल्कुल वो पानी में क्या कहते हैं, पानी में वो जो तावीज़ डाल के घूंटनी ले लेते हैं, आप लोगों ने बायो को ऐसे आप लोगों ने घूंट लेना है। और आपने बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी चिप्स की तरह जो है इसको अपने दिमागों में जो है ना समेट लेना है टिल द ईटा इज डन। जैसे ईटा हो जाए बेशक आप लोग वो चिप शिप सब कुछ निकालना है, फॉरगेट एवरीथिंग वट एवर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजी। और इसके अलावा
we have received so many requests about few chapters of biology like kingdoms के हो गए, inheritance का chapter हो गया, exercise MCQs इस तरह physics के काफ़ी chapter. So we will try making video on them and try to upload them as soon as possible, जैसे ही हमें टाइम बीच में से मिलता है. और ये वाली वीडियो बनाने से ज़रूरी थी बिकॉज मोस्टली लोगों को बायोलॉजी पढ़ने का तरीका नहीं आता. हालांकि दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन स्कोर द हाईएस्ट, ठीक है. एंड बीइंग द प्री मेडिकल स्टूडेंट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो 80-60-40 वाला रूल है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आर वीक इन फिज़िक्स. तो वो जो 20 मार्क्स फिज़िक्स के हैं दे आर इंटीग्रेटेड इनटू बायोलॉजी. So now you don't have any choice to rant about the marks distribution per subject. So yeah, these 80 marks are crucial to you and I hope आप लोग बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करेंगे. इसके अलावा ये है कि इसके अलावा बस ये है कि बस जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें and try to work on your areas you are weak in. And best of luck and we will see you in next videos inshallah soon. Remember us in your prayers. Allah Hafiz.